हेलो एवरीवन, वेलकम बैक हमारे चैनल पर। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है। उसमें हमारा एक ऑप्शनल पेपर होता है हिंदी लिटरेचर, इसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली ये जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है हिंदी लिटरेचर का, तो उसमें खंड ख जो है सेक्शन बी, उसमें टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये उसकी सीरीज है, इसमें हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। जो लोग पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, इससे वो नोटिफाइड रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो कि हमने पिछले वीडियो से को रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि धार्मिक साहित्य जो है ना, रिलीजियस जो साहित्य हुआ था, लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर है, उसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया था। पहला था जैन साहित्य, दूसरा है सिद्ध और तीसरा है नाथ। तो लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा, लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जैन साहित्य और धार्मिक साहित्य एक्चुअल में क्या था, और उसके बाद हमने डिसाइड किया था और जो डिस्कस किया था वो था हमारा जैन साहित्य। तो आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो है हमारा सिद्ध साहित्य। तो कि सिद्ध साहित्य एक्चुअल में क्या था कि उस समय बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म ही एक इम्पोर्टेंट कर सकते हैं कि एक मात्र ऐसा धर्म था जिसके कि अनुयायी बहुत आयत में थे, बहुत ज्यादा इसके फॉलोअर्स थे। तो वहाँ लोगों के मन में एक तंत्र विद्या के प्रति जो भक्ति, जो विश्वास जागृत हुआ था, ये सिद्ध साहित्य उसी की कहानी है। तो देखिए उस समय एक्चुअल में क्या था, बौद्ध धर्म पे लोगों का विश्वास था। उसके जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने तंत्र विद्या को मतलब लोगों के बीच में डिस्कस किया, लोगों को बताया कि तंत्र विद्या क्या है, सिद्धि क्या है। सिद्धि क्या होती है कि पहले के जो महापुरुष होते थे, जिनको हम लोग महापुरुष कहते हैं, या जो ज्ञानी होते थे, वो क्या करते थे कि वो अपने आप को सिद्ध करते थे, वो तपस्या करते थे, वो योग करते थे, उसमें दक्षता प्राप्त करते थे। दक्षता और निपुणता ये 2 शब्द है, वो ध्यान रखेंगे। वो निपुणता प्राप्त करते थे, है ना, वो दक्ष जो कहते हैं ना परफेक्शनिस्ट हो जाते थे, तो उनको कहा जाता था कि वो सिद्ध इंसान है, वो तो सिद्ध पुरुष है ना, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से, अपने योग से, है ना, अपनी तपस्या से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है और वो इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि उनकी कही हुई बात सही हो जाती है। वो चीजें भांप लेते हैं जो आम आदमी देख नहीं पाता, आम आदमी सोच नहीं सकता। तो इस तरह की जो विद्या होती है, तो इसको कहते हैं तंत्र विद्या। उन्होंने मंत्र तंत्र से लोगों के बीच में, लोगों के मन में अपना विश्वास जमा लिया था। वहीं अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करेंगे, हमारा जो कंट्री है उसका ईस्टर्न पार्ट में आप चले जाइए, तो वहाँ क्या थी, वहाँ के लोगों में जो बातें फैल रही थी, जो बातों में लोग आ रहे थे, वो थी कि अलौकिक शक्ति। अलौकिक मतलब क्या होता है, जो कि आपके सामने नहीं है बट वो है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, तो हमने इनको देखा नहीं है बट हाँ हमें ऐसा लगता है कि हमारे मन में विश्वास है कि ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारी सहायता कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी रक्षा करेगी। तो इस तरह की जो धारणा थी, इस तरह की जो बातें थी, लोगों के मन में जो विश्वास था, उससे तंत्र विद्या और सिद्ध पुरुषों का जो दायित्व था, उनका जो अस्तित्व था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये बात लगभग आपको 9th-10th सेंचुरी की है, जिस समय कि इन बातों का बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। वो कहते हैं ना कि मतलब सबके मन में जब विश्वास आने लग जाए, किसी बात पर कोई धारणा बना ले एक बहुत बड़ा समूह, तो बहुत मुश्किल होता है उसको दूर करना। तो इसी तरह से इसका जनता पर, आम जनता के बीच में ये बातें फैलने लग गई थी और बहुत ज्यादा इसका प्रभाव था। दूसरी तरफ देखिए, सेम टाइम पर जब एक तरफ लोग तंत्र विद्या को वैल्यू दे रहे हैं, तंत्र विद्या पर उनका विश्वास जाग रहा है, दूसरी तरफ हमारा जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय या विक्रमशिला, नालंदा में स्थापित है विक्रमशिला। नालंदा बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग मतलब हिंदी लिटरेचर जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा होगा,
या फिर जिन्होंने हिंदी नहीं पढ़ी होगी, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे हिंदी लिटरेचर लेना है या मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना है, तो उनको मैं बता दूं, नालंदा बिहार जो स्टेट है हमारा, है ना, बिहार स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, जहाँ की ये यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो अब सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो देखिए, अगर सिद्ध साहित्य की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ मैंने 84 सिद्ध लिखा है। तो ये जो 84 सिद्ध थे वो कौन थे? बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, है ना, जो गुरु थे वो 84 गुरु जो हुए वो सिद्ध पुरुष हुए, है ना। उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, जिसमें सबसे पहले सिद्ध थे सरहपा, है ना। तो ये उनकी संख्या थी। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में कितने सिद्ध हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे 84, 84, ठीक है। सबसे पहले सिद्ध की अगर बात की जाएगी तो हम सरहपा की बात करेंगे। अब देखिए, सिद्ध साहित्य जो चल रहा था, ठीक है, तो इसमें भाषा कौन सी यूज हुई है? तो इसमें एक्चुअल में कोई एक भाषा उपयोग में नहीं आ रहा था। संस्कृत था, संस्कृत के साथ अपभ्रंश का जो मिश्रित भाषा था, जिसको हम लोग पुरानी हिंदी कह रहे हैं, वो भी था। जो देशज भाषा है, लोगों की जो भाषा है, वो भी थी। मतलब कोई एक भाषा पर आधारित रचनाएं नहीं हुई है इस काल में, है ना। लोगों ने बहुत तरह की भाषाओं को मिक्सअप करके अपनी रचनाएं की है, या फिर बहुत किन्हीं ने सिर्फ संस्कृत का यूज किया है, तो किन्हीं ने संस्कृत और अपभ्रंश दोनों को एक साथ यूज किया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक मिक्सअप भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, जिसमें कि कोई ठीक नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें संस्कृत का ही प्रयोग हुआ है या अपभ्रंश का है या फिर पुरानी हिंदी में इसका काव्य है या इसकी रचनाएं हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखिए, दूसरी बात है कि इस भाषा को इसीलिए संध्या भाषा कहा गया है। संध्या भाषा कहने का मतलब क्या है? देखिए, संध्या का जो समय होता है, जो जिसको गोधूली बेरा कहते हैं, वो ना तो दिन होता है ना ही रात होता है ना। तो वो जो संध्या का जो समय होता है, ये भाषा भी कुछ वैसे ही रही है। मतलब इसमें कुछ कुछ तो आपको बिल्कुल लगेगा एकदम क्लियर लैंग्वेज है, बहुत अच्छे समझ में आएगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होगी जो आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो जैसे सांझ का जो समय होता है हमारा, जो संध्या का समय होता है, इवनिंग टाइम होता है, तो जैसे उसमें ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी दिन है या रात है, या फिर अगर कोई बहुत दूर से आ रहा है तो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, साफ साफ दिखाई नहीं, ये तो अनुमान लगा लेते कि कोई आ रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये भाषा एक्चुअल में कुछ वैसी ही थी। आपको पता चल रहा है कि मतलब किस बात में, किस बारे में बात हो रही है, बट एक्चुअल बात हो क्या रही है वो आपको पता नहीं है ना। उसका तात्पर्य क्या है वो आप समझ नहीं पाते। तो इसको समझने के लिए फिर ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इसको समझने के लिए, इस भाषा को समझने के लिए सिद्धि की आवश्यकता होती थी, ठीक है। प्लस इस भाषा में जनरली दो राज्यों का जो भाषा थी, जैसे बंगाल का बंगाली हो गया, या फिर बिहार का जो बिहारी भाषा है। बिहार में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मगही और भोजपुरी बोला जाता है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं, बट लोग इसको सिर्फ भोजपुरी या जो मगही लोग सुनते हैं, अवधी सुनते हैं, उसको ही बिहारी लैंग्वेज कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इन भाषाओं का जो पूरा समूह था, उनका संधि मतलब उनके मेल से रचनाएं होती थी, इसलिए भी इस भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। देखो, क्या होता है कि अगर आपको एक मूवी दिखा दी जाए, उसमें 2-3 लैंग्वेज में कोई बोल रहा है, तो आप समझ तो लेते हो, आप गेस तो कर लेते हो कि क्या हो रहा है, बट आपको एक्चुअल में समझ में आता है क्या? एक बार में नहीं आता है। तो आप उसको एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हो कि उसने बोला क्या, वो वर्ड्स आप नहीं ले पाते हो, लेकिन हाँ, आप थोड़ा उसका मीनिंग तो समझ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये सीन चल रहा था तो ये हुआ होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ था, इसकी रचनाएं जो होती थी उसमें इतने तरह की भाषा मिक्सअप थे कि लोगों को ये तो समझ में आ रहा था कि वो क्या पढ़ रहे थे, क्या स्टोरी चल रही है, लेकिन कहाँ पर उसका क्या मतलब निकल के आ रहा है ये जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, है ना। इसलिए इसको कहा गया है संध्या भाषा। दूसरी बात जो इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी वो थी कि यातना पूर्ण क्रिया करनी पड़ रही थी। यातना पूर्ण मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड
वर्क यहाँ किया जा रहा था, लोगों को अंतर्मुखी ध्यान की ओर आकृष्ट किया जा रहा था। अंतर्मुखी मतलब क्या होता है? इंटरनल, है ना। लोग योग के द्वारा अपने आप को मतलब ये करे, सिद्ध करे। लोग ज्यादा से ज्यादा कष्ट उठाकर अपने ध्यान को केंद्रित कर कर अपनी सिद्धि प्राप्त करे। तो इस तरह की बातें लोगों को बताई जा रही थी, लोगों को समझाई जा रही थी, और ये बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड एक सीन बन गया था, एक प्रेशराइज्ड माहौल था कि जहाँ आपको जबरदस्ती आपको कहा जा रहा है कि आप ध्यान लगाओ, है ना। तो ऐसी सीन चल रही थी। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे कि लोगों की धारणाएं कैसी थी कि अगर आप सिद्ध हो गए हो तो, है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो वो स्त्री सेवन नहीं करते, मतलब वो शादी विवाह गृहस्थ जीवन नहीं जीते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये जो सिद्ध लोग थे या जो सिद्ध पुरुष हुए, उनका कहना था कि हमारे लिए स्त्री सेवन आवश्यक है। मतलब जो कहते हैं ना कि आप इसको क्या कर सकते हो, मतलब हाँ, उनके लिए शादी विवाह कर सकते हो, या फिर अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन, है ना। तो ये जो होता है वो चीज को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। कहा कि नहीं, स्त्री सेवन मतलब एक औरत के साथ रहना, संभोग करना, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर इसको क्लियरली बोला जाए तो बोला जाए कि हाँ, उनके बीच इसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल कह सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप को उन्होंने वैल्यू दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे, सामाजिक चीजों से आपको दूर होना है, नहीं, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा कि आप समाज में रहे, समाज के नियमों का पालन करें, लेकिन अपने आप को सिद्ध करें, अपने आप को मतलब इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज कर ले, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कर ले, फोकस्ड कर ले कि आपका जो ध्यान हो वो आत्म केंद्रित हो जाए, इतना आत्म केंद्रित हो जाए कि फिर आप एक अलग लेवल तक अपने दिमाग को दौड़ा सकते हैं, है ना। जो आम जनता जो चीजें नहीं सोच सकती, वो आप अपने दिमाग को इतना अनुशासित कर लीजिए कि वो आपको समझ में आ जाए कि वो बातें जो हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं आपके आसपास, वो क्या हो रही हैं, उनका क्या तात्पर्य है और उसको कैसे हैंडल करना है। देखिए, इस टाइम पे हमारे जो कवि है कबीर साहब, उन्होंने शब्दावली एक्चुअल में उन्होंने इस तरह के साहित्य का बहुत आलोचना किया था। उनका मानना नहीं था सिद्ध साहित्य में, बट उन्होंने जो शब्दावली और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है ना, उन्होंने अपनी रचनाओं में शब्दावली और सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा आप डुअल कॉन्सेप्ट देखने को मांगेंगे, मतलब मिलेगा आपको। कबीर जी की जब रचनाएं हम पढ़ेंगे, वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस में है, हमें वो भी करनी है, शब्दावली और पदावली। तो जब कबीर की शब्दावली आप देखेंगे या फिर उसके जो दोहे उनके आप पढ़ेंगे, तो उसमें उन्होंने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है। बट जो सिद्ध साहित्य थे, है ना, तो ये साहित्य के जो मूल थे, जिसमें संध्या भाषा का प्रयोग हुआ था, सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ था, तो इसका उन्होंने पूर्ण विरोध किया था, इसकी आलोचना की थी। तो ये बात हुई हमारे सिद्ध साहित्य की। अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम लोग करने वाले हैं नाथ साहित्य की, जो कि हमारे सिद्ध साहित्य का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे भक्ति काल के साथ। तो जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो सके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।